अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मैं समझ रहा था कि इसकी ज़रूरत भी है मार्केट के अंदर हमें इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि आज तकरीबन तकरीबन हम 26 रमज़ान पे आ चुके हैं और मार्केट्स तकरीबन क्लोज़िंग की तरफ जाना शुरू हो चुकी हैं। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जितनी पॉज़िटिविटी या नेगेटिविटी एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो तो अब तकरीबन सब कुछ हो चुकी है। मैंने अपनी तकरीबन शायद 8 या 9 रमज़ान को भी ऑलरेडी इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आप लोगों को अपडेट की थी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा रूमर्स दिए जा रहे थे कि मार्केट में बहुत बड़ा बूम है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, मार्केट इस तरीके से आ रही है कि बस चीज़ें आती हैं और फ़ौरन सेल हो जाती हैं। नो डाउट रमज़ान से पहले सिचुएशन थोड़ी-सी चेंज थी, लेकिन रमज़ान के अंदर पोज़ीशन बहुत हद तक चेंज हुई और उसके अंदर चीज़ें किस तरह से चलती रही वो मैं आपको अपनी वीडियो के इस हिस्से में अभी आगे जाके बताता हूँ। ओवरऑल अगर मैं अब 26 रमज़ान तक इस पूरे रमज़ान को कैलकुलेट करूँ, क्योंकि अब हम कर सकते हैं। अब आगे 4 दिनों में तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या होना है। जो होना था वो हो चुका है। ओवरऑल मार्केट की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की कॉन्सेप्ट में बात करूँ तो मार्केट जिस तरह से बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि मार्केट नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के अंदर एनर्जेटिक वे में और मोटिवेटेड हुए हुए थे कि मार्केट रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा बूम पे जाएगी, ऐसा भी नहीं है। रमज़ान की मार्केट बिल्कुल एक नॉर्मल ग्राफ के साथ चली है, नॉर्मल पेस के साथ चली है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिविटी आई और मार्केट के अंदर चीज़ें नीचे की तरफ गई हैं। हाँ, लेकिन चंद लोगों को ज़रूर नुकसान हुआ है, वो चंद लोग होते जो कि डेस्परेट सेलर थे, एक उनको हुआ। दूसरा उनको नुकसान हुआ जिन लोगों ने मार्केट की चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हुए, फोरकास्ट करते हुए, चंद हमारे डीलर भाइयों ने उसको 1 महीना या डेढ़ महीने टाइम के ऊपर अपने टोकन या बयाने किए हुए थे और उनके टाइम मैच्योर हो रहे थे। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है, जैसे हम लोग आपको अक्सर कहते हैं कि प्रिज़न 10 है, 11 है, काइट विला, इकबाल विला, 2 बेड अपार्टमेंट, ये बड़ी रनिंग आइटम है। लेकिन नो डाउट रनिंग आइटम आज भी है। लेकिन जब आप इसको मुतमईन होके रिलैक्स होके सेल करते हैं, तो इसकी एक सिचुएशन अलग बनती है। लेकिन अगर आप इसको डेस्परेट डील के तौर पे मार्केट के अंदर डालेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए मुश्किल करती है। इसी वजह से रिसेंट 11 ए की जो रेट्स आपको आज से 1 महीना, डेढ़ महीना पहले हम 182, 185, 187 की ब्रैकेट में आपको कोट करना शुरू हो चुके हुए थे, वो अब तकरीबन 178 से 180 पे आ चुके हुए हैं। सेम एज़ इलेक्ट्रिशियन 10 ए के विलास जो कि सेम रेट पे चले गए थे, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, वो भी तकरीबन 178 से 182, 183 की ब्रैकेट में आ चुके हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विला हो चुके हुए तकरीबन 7 से 8 साल पुराने। तब इन विलास की जितनी भी प्राइसिंग होती है, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं या जो भी ऑफर्स आती हैं, वो विला की कंडीशन पे आता है, एज़ पर कंडीशन। अच्छा, बहुत से विलास क्योंकि अब वेरी है कि ये जितने विलास हैं, ये सबको पता है कि किस क्वालिटी के बने हुए हैं। तो अब 7-8 साल के अंदर ये विलास बहुत ज़्यादा कुछ विला हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस माँग रहे हैं, कुछ विला हैं जो कम मेंटेनेंस माँग रहे हैं। तो अब बहुत से विलास जो है मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कॉस्टिंग हो रही है। माइट बी पॉसिबल जो लोग 177, 176 में भी बेचने के लिए आए, यकीनन मुझे इस बात की उम्मीद है कि उस विले के अंदर बहुत ज़्यादा काम होगा। तभी ये वजह है कि वो इन प्राइसेज़ के अंदर आए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि वो जितनी कम प्राइस में इस तरह के आप विले लेंगे, आप इसके अंदर जितना काम करवाएँगे ना, आपकी वो प्राइस उसी पॉइंट पे आके इक्विवेलेंट भी हो जाएगी और 90% चांसेस ये है कि आप अपनी ब्रेक इवन प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस से भी क्रॉस कर देंगे। क्योंकि विलास इतने पुराने हो चुके हुए हैं, स्ट्रक्चर इतना मजबूत या इतना क्वालिटी वाइज नहीं है, इनकी कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं है कि आप इसके अंदर जितना पैसा डालते रहेंगे वो इसमें आपको मजीद कहेगा कि मुझे और पैसे फलानी फलानी जगह पे लगने हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ कि टू बेड अपार्टमेंट की तो इतनी इस तरह की कोई खास बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि टू बेड अपार्टमेंट मैक्सिमम टाइम बैरियर तो हम खुद इसको अपनी मेंटेनेंस पे रखा हुआ है, इसकी जितनी वेयर एंड टेयर है, इसकी जितनी ओवरऑल चीजें हैं, तो वहाँ पे इतनी प्राइसिंग की बातचीत नहीं होती क्योंकि 25 से 50 हज़ार में पूरा अपार्टमेंट रिन्यू हो जाता है। खैर, हम अपने टॉपिक से बिल्कुल हट चुके हैं। मार्केट के ऊपर वापस आते हैं। मार्केट की सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल एक ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट टर्म्स पे चल रहा है, जिसके अंदर ना आप कह सकते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर गई है, ना आप कह सकते हैं कि प्राइस बहुत नीचे आई है। अगर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज को छोड़ के अगर हम चलते हैं प्लॉट्स की तरफ, तो प्लॉट्स के अंदर एक वाज़ेह तौर पे मैं इस चीज़ को नोट कर सका कि काफ़ी हद तक हर प्रेसिडेंट के अंदर काम नहीं हो सका और शायद अगर मैं ये बात कहूँ कि मेजॉरिटी में काम नहीं हो सका तो नहीं हो सका। और
उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए बायर जो है वो बायर एक्सपेक्ट कर रहा था या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा बूम की तरफ जाएगी और बायर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनको मुनासिब चीज़ मिलेगी। तो प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा गिरी नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको इस कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊँ कि अगर चीज़ें 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए इम्प्रूव हुई थी सवा सौ गज के प्लॉट्स की, तो वो क्योंकि मार्केट में उतना बायर नहीं है, तो उस बायर ना होने की वजह से लोगों ने काफ़ी हद तक अपनी अपनी प्राइसेज़ को करेक्शन की तरफ लेके गए हैं, ताकि उनकी जो वो डील्स है वो ईज़ी वे में सेल हो सके और अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकें और कहीं और अगर लगाना है, कहीं और यूज़ करना तो उसको भी यूज़ कर सकें। ओवरऑल अगर चीज़ों को कंक्लूड करें तो बैरियर की मार्केट में इस तरह की कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सेप्ट फिलहाल इतना खास हमें नजर नहीं आया कि जिसके ऊपर हम आपको रिपोर्टिंग करके बता सके कि आज मार्केट के अंदर इतनी पॉजिटिव चेंज या इतना नेगेटिव चेंज आया है। तो ओवरऑल अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रमजान के बाद भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि बहुत से लोग करंट हालात जो इंटरनेशनल बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर ईरान के और इसराइल के और अमेरिका के साथ और जो गल्फ कंट्रीज के अंदर सारी सिचुएशन बन चुकी हुई है किसी से ढकी छुपी नहीं है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरी कॉन्सेप्ट के अंदर अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो हर वो कंट्री होगा जिस कंट्री के पैसे इन मुल्कों में जाके लग रहे थे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 अरब डॉलर वहां पे इन्वेस्ट हुआ है, तो जाहिर बात है जब वहां पे लोगों को लॉस होगा तो उनके पास अल्टीमेटली ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ही होगा कि अपने मुल्क में वापस आएंगे पैसा लेके और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि लोगों को जिसके पास भी 2 4 5 6 8 करोड़ रुपए है उसको इस काम के अलावा कोई काम आता भी नहीं है कि उसने सिर्फ रियल एस्टेट करनी है। तो शायद हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये चीजें मुसलसल कंटिन्यू होती रही और लोगों को एग्जिट अच्छे तरीके से मिलती रही तो शायद ये पैसा भी पाकिस्तान में वापस आएगा इंशाल्लाह नजीब और ये चीजें पाकिस्तान में चीजें काफी हद तक बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।